जय श्री राम। हर हर महादेव दोस्तों। आज के वीडियो में फिर हम लौट आए हैं फाइनेंशियल रेशियो के साथ। वैल्यूएशन रेशियो हमारा सीरीज चल रहा है और इसमें हम थर्ड पार्ट हम डिस्कस करने वाले हैं प्राइस टू अर्निंग रेशियो का। प्राइस टू अर्निंग रेशियो होता क्या है, फंडामेंटल एनालिसिस में इसका क्या उपयोग किया जाता है, किस तरह से उपयोग किया जाता है, इस अर्निंग रेशियो को, प्राइस टू अर्निंग रेशियो को कैलकुलेट कैसे करते हैं फंडामेंटल एनालिसिस करते वक्त, पीयर टू पेयर कंपनी में इसका कंपैरिजन कैसे होता है, वो सारी चीज़ें इन डिटेल सिखाने वाला हूँ। तो चलिए वीडियो को आगे बढ़ाते हैं। एंड फाइनेंशियल रेशियो के 4 प्रकार आपको पता ही है, हर वीडियो में मैं रिपीट करता हूँ। ये सारी चीज़ें आपको ऑलरेडी हर वीडियो में बाय हार्ट हो चुका होगा। तो ये 4 जो फाइनेंशियल रेशियो है उसमें से हमारा चल रहा है वैल्यूएशन रेशियो। इसमें जो वैल्यूएशन रेशियो का थर्ड पार्ट है जो कि है प्रॉफिट टू अर्निंग रेशियो। तो चलिए नेक्स्ट स्लाइड पे चलते हैं। वैल्यूएशन रेशियो में जो पहला पार्ट था प्राइस टू सेल्स रेशियो, वो हम लोग ने निकाल लिया, हम लोग ने वो देख लिया, पिछले वीडियोस में आपने देखा। एंड देन प्राइस टू बुक वैल्यू रेशियो भी हमने देख लिया। एंड नाउ इट्स टाइम फॉर प्राइस टू अर्निंग रेशियो। प्राइस टू अर्निंग रेशियो क्या होता है, किस तरह से इसका कैलकुलेशन किया जाता है, एंड कितना पॉपुलर है। एक्चुअली प्राइस टू अर्निंग रेशियो देखा जाए तो बहुत ही पॉपुलर है वैल्यूएशन रेशियो में। किसी भी कंपनी के रेशियो को कैलकुलेट करने में या फंडामेंटल एनालिसिस करते वक्त प्राइस टू अर्निंग रेशियो बहुत ही पॉपुलर है। और ये अर्निंग रेशियो हमेशा देखा जाता है कि कंपनी ओवर वैल्यूड है या अंडर वैल्यूड है। ये चीज़ कंक्लूड करने के लिए प्राइस टू अर्निंग रेशियो को बहुत ही अच्छी तरह से परखा जाता है बेस्ड ऑन इट्स कैलकुलेशन। अब कैलकुलेशन में कौन कौन से फैक्टर्स आते हैं, प्राइस टू अर्निंग रेशियो कैलकुलेट कैसे किया जाता है, वो हम अगले स्लाइड पे देखते हैं। यहाँ पे देखिए प्राइस टू अर्निंग रेशियो। चलिए प्राइस टू अर्निंग रेशियो में कुछ कुछ छोटी चीज़ें बता देता हूँ मैं। प्राइस टू अर्निंग रेशियो इज नथिंग बट योर प्राइस डिवाइडेड बाय अर्निंग पर शेयर। अब प्राइस टू अर्निंग रेशियो को तो हम समझ लेंगे, लेकिन उसके पहले हम समझ लेते हैं कि अर्निंग पर शेयर क्या होता है। अर्निंग पर शेयर क्या होता है, कंपनी ने जितना भी प्रॉफिट कमाया है पूरे साल भर में, अगर मैं 1 साल का पीई रेशियो निकाल रहा हूँ तो पिछले 1 साल में कंपनी ने जितना प्रॉफिट कमाया है ट्रेलिंग 12 मंथ में, डिवाइडेड बाय दी शेयर आउटस्टैंडिंग, करंट शेयर आउटस्टैंडिंग जो मार्केट में सर्कुलेटेड है ऑलरेडी, उसे डिवाइड कर दो तो वो आता है आपका अर्निंग पर शेयर, या फिर आप कह सकते हैं नेट प्रॉफिट आफ्टर टैक्स। ठीक है, प्रॉफिट आफ्टर टैक्स जिसे हम पीएटी भी कहते हैं, प्रॉफिट आफ्टर टैक्स डिवाइडेड बाय एवरेज शेयर और आउटस्टैंडिंग फॉर द फाइनेंशियल ईयर। ठीक है, एवरेज शेयर जो भी नंबर ऑफ शेयर्स होंगे उसे आप डिवाइड कर दीजिए तो आपको अर्निंग पर शेयर मिलता है। अर्निंग पर शेयर में बेसिक क्या हो रहा है कि ठीक है, नेट प्रॉफिट की बात की जा रही है, यानी कि कंपनी कितना अर्निंग कर रही है, तो ये आता है डिनोमिनेटर में। ठीक है, एंड न्यूमरेटर में जो आता है वो प्राइस आता है, तब जाके आपका प्राइस टू अर्निंग रेशियो कैलकुलेट होता है। तो ये चीज़ थोड़ा ध्यान में रखना, आगे मैं यूज़ करने वाला हूँ इस चीज़ को। ठीक है, तो यहाँ पर प्राइस जो है इट इज़ योर क्लोजिंग प्राइस ऑफ द डे ऑफ द योर कंपनी स्टॉक। ठीक है, आपके कंपनी के स्टॉक की, जो भी कंपनी का आप रिसर्च कर रहे हैं उसमें प्राइस क्या होगा, उस दिन का क्लोजिंग प्राइस। ठीक है, चलो क्लोजिंग प्राइस ऑफ द कंपनी आपको पता चल गया। अब मान लेते हैं कि आज मैंने देखा यहाँ पे क्लोजिंग प्राइस इसका 100 रुपीज़ था। ठीक है, अब मान लेते हैं कि बहुत ही बड़ा बुल रन मार्केट में चल रहा है और ये 100 रुपीज़ जो है जाके ये 200 रुपीज़ हो गया है 2 से 3 वीक में। ठीक है, तो 2 से 3 वीक में ये 100 का 200 हो गया, यहाँ पे इसका प्राइस बढ़ गया। अब मान लेते हैं कि नेट प्रॉफिट जो है, नेट प्रॉफिट डिवाइडेड बाय करंट आउटस्टैंडिंग शेयर्स, यानी कि अर्निंग पर शेयर। ठीक है, अर्निंग पर शेयर क्या होगा, नेट प्रॉफिट मान लेते हैं कि 1000 करोड़ का नेट प्रॉफिट XYZ कंपनी ने किया है। ठीक है, और ये 100 रुपीज़ जो था वही XYZ कंपनी का ही है, जो कि 2 से 3 हफ्तों में 200 रुपये हो गए हैं। ठीक है, मतलब 100 रुपये बढ़ गए। ये मान लेते हैं कि मैंने 1 तारीख को देखा था। ठीक है, 1 तारीख को देखा था, किसी भी मंथ का आप पकड़ लो, ये 1 तारीख को देखा और ये मैंने 21st ऑफ दैट मंथ देखा। ठीक है, 3 वीक के बाद। तो 1 तारीख को जो था इसका प्राइस था 100 रुपये एंड 21 तारीख को इसका प्राइस हो गया 200 रुपये। ठीक है, अभी हम अर्निंग पर शेयर पहले कैलकुलेट कर लेते हैं। अर्निंग पर शेयर में नेट प्रॉफिट मैं अज्यूम करता हूँ कि कंपनी ने 1000 करोड़ रुपए 1 साल में कमाए हैं एंड इसका आउटस्टैंडिंग शेयर जो है 100 करोड़ है, तो इससे मैं डिवाइड करता हूँ तो ये अर्निंग पर शेयर हो जाते हैं 10। ठीक है, 10 रुपीज़ पर शेयर ये कंपनी अर्न कर रही है। ठीक है, अब मैं क्या करता हूँ कि प्राइस टू अर्निंग रेशियो कैलकुलेट करता हूँ ऑन फर्स्ट डे ऑफ मंथ। ठीक है, फर्स्ट डे ऑफ मंथ का मैं अगर प्राइस टू अर्निंग रेशियो कैलकुलेट करूँगा तो ये हो जाएगा 100 डिवाइडेड बाई 10, यानी कि 10। प्राइस टू अर्निंग रेशियो जो है ये 10 हो गया। ठीक है,
अब अर्निंग पर शेयर आपको पता चल गया कि ये कंपनी 10 रुपये पर शेयर अर्निंग करके दे रही है और प्राइस टू अर्निंग रेशियो आपका हो गया 10। बट ये प्राइस टू अर्निंग रेशियो जो है, ठीक है, अब यहाँ पे देखिए इसका मतलब क्या होता है, प्राइस टू अर्निंग रेशियो ऑन फर्स्ट डे अगर आपने देखा था तो 10 दिखाई दे रहा है, यानी कि जो भी कंपनी का प्राइस है, ठीक है, जो भी कंपनी का प्राइस है उससे 10 गुना मतलब 10x टाइम्स जो भी इन्वेस्टर्स और ट्रेडर्स हैं दे आर विलिंग टू पे 10 टाइम्स मोर देन, ठीक है, वॉट एवर इट्स प्राइस। तो यहाँ पे आपको समझ में आता है कि भैया कितना ज़्यादा ओवर वैल्यूड है या अंडर वैल्यूड है, ये सारी चीज़ें आपको यहाँ पे समझ में आ जाती है। अब मान लेते हैं कि यही पी मैंने 21 को कैलकुलेट किया, 21 को कैलकुलेट किया तो यहाँ पे क्या हो गया, 200 हो गया डिवाइडेड बाई 10 हो गया, ये पी जो हो गया 20 हो गया, ठीक है, यहाँ पे पी 20 हो गया, यानी कि अब जो है इन्वेस्टर्स और ट्रेडर्स जो है 20x टाइम्स ज़्यादा प्राइस पे भी इस कंपनी के स्टॉक को एक्वायर करने के लिए इंटरेस्टेड है, ठीक है। इससे ये पता चलता है कि जो भी यहाँ पे इन्वेस्टर्स या फिर जो ट्रेडर्स है, जो भी FIs हैं, DIs हैं, वो 20x टाइम्स मतलब 20 टाइम्स ज़्यादा पे करके, जो भी कंपनी का स्टॉक का प्राइस है उससे 20 टाइम्स ज़्यादा पे करके भी जो लोग हैं बाय करने के लिए रेडी हैं, ठीक है। तो मोस्ट प्रोबेबली आपको देखा जाए कि 25 या 30 के बीच में रहे या 25 प्लस में रहे पी रेशियो, ठीक है, कि पी इज मोर देन 25 या समटाइम्स 30, ठीक है, 25 के ऊपर रहे या फिर 30 के ऊपर रहे तो ये ओवर वैल्यूड मानी जाती है, ठीक है, ये कंपनी को ओवर वैल्यूड माना जाता है उस पर्टिकुलर टाइम में, ठीक है, उस समय इस कंपनी को ओवर वैल्यूड माना जाएगा, ठीक है। अगर आप कंपेयर कर रहे हैं कि XYZ कंपनी है और ABC कंपनी है, ठीक है, और इसका जो है प्रॉफिट टू अर्निंग रेशियो, प्राइस टू अर्निंग रेशियो जो है मान लेते हैं कि इसका 20 है और इसका 30 है, ठीक है, और दोनों पीयर टू पीयर कंपनी है, तो इसमें और मान लेते हैं कि इंडस्ट्री का लाइक अगर ये FMCG ग्रुप का कंपनी है तो XYZ और ABC कंपनी जो है मे भी हो सकती है कि बिलोंग्स टू FMCG ग्रुप, तो FMCG इंडस्ट्रीज का जो पी रेशियो होगा वो आपको मिलेगा, तो मे भी हो सकता है कि वो 30 चल रहा हो, ठीक है, तो 30 के कंपैरिजन में आपको XYZ जो कंपनी दिखाई दे रही है ये ज़्यादा प्रीफरेबल होनी चाहिए क्योंकि ये अंडर वैल्यूड दिख रही है, ठीक है, और फंडामेंटली ये XYZ कंपनी भी स्ट्रांग है, तो डेफिनेटली आपको XYZ कंपनी के साथ ही जाना चाहिए। अदर देन अर्निंग पर शेयर और ये प्रॉफिट टू अर्निंग रेशियो देखने के साथ साथ भी आपको अदर फंडामेंटल फैक्टर्स पे भी ध्यान देना चाहिए, बट प्रॉफिट टू अर्निंग रेशियो बहुत ही इनफ हो जाता है क्योंकि इसमें आप प्रॉफिट की बात कर लेते हैं, करंट आउटस्टैंडिंग की बात कर लेते हैं, आउटस्टैंडिंग शेयर्स, नंबर ऑफ शेयर्स जो मार्केट में सर्कुलेटेड है, और जो क्लोजिंग प्राइस है कंपनी का, जो स्टॉक प्राइस चल रहा है उसके बारे में बात कर लेते हैं। तो ये सारी चीज़ें जो मेन फैक्टर्स होते हैं कंपनी को एनालाइज करने के लिए, वो सारी चीज़ें आप डिस्कस कर लेते हैं। तो प्राइस टू अर्निंग रेशियो इसलिए बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट होता है, बहुत ज़्यादा पॉपुलर होता है जब भी कंपनी के वैल्यूएशन की बात होती है। तो ठीक है, यहाँ पे जैसे कि देख सकते हैं कि मैंने पहले बताया अर्निंग पर शेयर यहाँ पे डिनोमिनेटर में है, एंड अर्निंग पर शेयर का जो कैलकुलेशन है ये नेट प्रॉफिट डिवाइडेड बाय करंट नंबर ऑफ शेयर्स दिखाई दे रहे हैं, ठीक है। तो अब ये नेट प्रॉफिट जो है यहाँ पे डिनोमिनेटर में आएगा, ठीक है, क्योंकि यहाँ पे न्यूमरेटर में, अब डिनोमिनेटर में कोई प्राइस अगर आ गया, प्रॉफिट को मान लेते हैं कि कम हो गया, अगर आपका यहाँ पे प्रॉफिट कम दिखाया गया और प्राइस सेम है या प्राइस बढ़ते चली जा रही है तो आपका पी रेशियो भी बढ़ता चला जाएगा। इसका मतलब क्या होता है कि बहुत सारी कंपनी जो है प्रॉफिट दिखाने के लिए बहुत ही मैनिपुलेशन करते हैं, या उनका हो सकता है कि अकाउंटिंग पॉलिसी फॉलो नहीं करती होगी या फिर उनका प्रॉपर कोई SOP नहीं होगा, तो उस तरह से डिप्रिशिएशन कम दिखा के हो सकता है कि बहुत सारे चीज़ें होती है मैनिपुलेशन करने के लिए। अगर आप अकाउंटिंग में जाएंगे तो आपको वो डिटेल में समझ में आएगा। तो यहाँ पे मैं शॉर्ट में बताना चाहता हूँ कि नेट प्रॉफिट को अगर थोड़ा भी मैनिपुलेट किया जाता है और यहाँ पे बढ़ा चढ़ा के दिखाया जाता है तो अंडर वैल्यूड दिखती है कंपनी। अगर इसको बढ़ा चढ़ा के नहीं दिखाते हैं, कम करके दिखाते हैं, तो प्रॉफिट टू अर्निंग रेशियो बहुत ही ज़्यादा दिखाई देता है, यानी कि ओवर वैल्यूड दिखाई देता है। तो कंपनी को कभी भी अंडर वैल्यूड दिखाने के लिए ये जो अकाउंटिंग है उसमें छेड़छाड़ की जाती है। बहुत सारी कंपनी करती है जिनका कोई एक प्रॉपर पॉलिसी नहीं होता है, कोई एक स्टैंडर्ड नहीं होता है, स्टैंडर्ड प्रोसीजर नहीं होता है, वो लोग कुछ ऐसे काम करते हैं। तो इन सारी चीज़ों से भी आपको बचना चाहिए
और लास्ट में कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट्स मैं डिस्कस करूंगा कि कौन कौन से सारे पॉइंट्स हैं जिससे आपको बचना चाहिए, जिसके बेसिस पे आप प्रॉफिट टू अर्निंग रेशियो कैलकुलेट करते वक्त भी कुछ चीज़ें होती हैं जिसे आपको ध्यान में देनी चाहिए। एंड उसके बेसिस पे ही आपको अपना डिसीजन मेक करना चाहिए कि भैया मुझे आखिरकार करना क्या चाहिए, कौन सी कंपनी के साथ जाना चाहिए, कौन सी कंपनी के साथ नहीं जाना चाहिए। वो सारी चीज़ें आपको क्लियर हो जाती हैं। ठीक है, तो कंपनी ABC में जाना चाहिए, कंपनी XYZ में जाना चाहिए, उसके साथ ही आपको क्लैरिटी आ जाती है। ठीक है, तो चलिए एक एग्जांपल मैं आपको स्किनर की वेबसाइट पर ले जाकर दिखाता हूँ और प्राइस टू अर्निंग रेशियो हम कैसे कैलकुलेट करते हैं डायरेक्टली। आपको स्किनर के वेबसाइट पे कोई भी कंपनी का आप नाम डालोगे, वहाँ पे प्राइस टू अर्निंग रेशियो कैसे आपको दिखाई देगा, या फिर अगर आपको कैलकुलेट ही करना है तो कैलकुलेट कैसे करना है, वो सारी चीज़ें मैं आपको बता देता हूँ। तो चलिए अपने वेबसाइट पे चलते हैं। तो ये हम आ चुके हैं स्क्रीनर की वेबसाइट पे। यहाँ पे टाटा पावर कंपनी का मैंने पेज ओपन कर रखा हुआ है। यहाँ पे सिंपली क्या करना है, एडिट रेशियो में जाना है एंड प्राइस टू अर्निंग रेशियो यहाँ पर डालना है, प्राइस टू अर्निंग। ठीक है, ये ऑलरेडी सिलेक्टेड है। ठीक है, सेव। और यहाँ पे प्राइस टू अर्निंग, यहाँ पे देखिए पी रेशियो जो है, ये प्राइस टू अर्निंग रेशियो 29 है। अब प्राइस टू अर्निंग रेशियो 29 आया कैसे, चलिए इसे कैलकुलेट करते हैं। तो इसके लिए हमें क्या चाहिए, प्राइस टू अर्निंग रेशियो कैलकुलेट करने के लिए अर्निंग पर शेयर कैलकुलेट करना है। अर्निंग पर शेयर के लिए हमें क्या चाहिए, नेट प्रॉफिट आफ्टर टैक्स कितना हुआ वो, और डिवाइडेड बाय टोटल नंबर ऑफ शेयर। टोटल नंबर ऑफ इक्विटी शेयर्स कितना है, 320 करोड़। ठीक है, अब मैं प्रॉफिट एंड लॉस स्टेटमेंट पर चला जाता हूँ। प्रॉफिट एंड लॉस स्टेटमेंट पे जाने के बाद ट्रेलिंग 12 मंथ का आपको दिखाई दे रहा है 4,515 करोड़ का नेट प्रॉफिट है आफ्टर टैक्स। ओके, एंड दिस डिवाइडेड बाय 320 कितना होता है। ठीक है, तो यहाँ पे हम कैलकुलेट कर लेते हैं कि अर्निंग पर शेयर कितना होगा, 4515 है, डिवाइडेड बाय 320 से डिवाइड कर देते हैं। ठीक है, ये 14.10 आ गया यहाँ पे। तो 14 रुपये के आसपास यहाँ पे थोड़ा आपको वैल्यू दिखाई दे रहा है, 12 रुपये के आसपास का वैल्यू दिखाई दे रहा है, 11.97। ठीक है, तो ये हमारा कैलकुलेशन के हिसाब से 14 आया, तो समथिंग थोड़ा नियर बाय आ गया। कुछ और फैक्टर्स इन्होंने कंसिडर किए होंगे। तो यहाँ पे अर्निंग पर शेयर आपको रुपीज़ में मिल गए कि भैया इस कंपनी में जो अर्निंग है, पर शेयर अर्निंग जो हो रही है वो हो रही है अप्रॉक्सीमेट 12 रुपये की अर्निंग हो रही है, 11 रुपये 97 पैसे है। तो इसका अप्रॉक्सीमेशन आप देखोगे तो ये 12 रुपये के आसपास आपको अर्निंग करके दे रही है पर शेयर। ठीक है, पर शेयर की मैं बात कर रहा हूँ, पर शेयर अर्निंग जो हो रही है, EPS जो हम बोलते हैं अर्निंग पर शेयर, ये होती है 11.97। ठीक है, अब ये 11.97 आ गया और इसका कंपनी का जो स्टॉक प्राइस है, क्लोजिंग प्राइस, लास्ट क्लोजिंग प्राइस जो है 351 है, 351 को 11.97 से डिवाइड कर दो। अब सिमिलरली हम क्या करेंगे, 351 लेंगे डिवाइडेड बाय 11.97 लेंगे, अब इसको डिवाइड कर देंगे तो ये कितना आया, 29.32। यहाँ पे आप देख सकते हैं कि ये 29.0 दिखाई दे रहा है, यहाँ पे राउंड फिगर लिया हुआ है, 29.32 है, ये 29 आपको दिखाई दे रहा है। ठीक है, तो इस तरह से आप प्राइस टू अर्निंग रेशियो कैलकुलेट करते हैं और आपको कैलकुलेट करने की ज़रूरत नहीं है, ये तो मैंने आपके इन्फॉर्मेशन के लिए बताया। आप यहाँ पे डायरेक्टली एडिट रेशियो में जाके इसे ऐड कर सकते हो और प्राइस टू अर्निंग रेशियो हमेशा आपके सामने हाजिर रहेगा। ठीक है, तो इस तरह से आपको प्राइस टू अर्निंग रेशियो कैलकुलेट करना होता है। अब ये टाटा पावर का, आपने टाटा पावर कंपनी लिमिटेड का आपने प्राइस टू अर्निंग रेशियो कैलकुलेट कर लिया। अब जाइए कि अडानी पावर और भी जो अदर पावर कंपनीज हैं उनके आप प्राइस टू अर्निंग रेशियो देखिए, तो उसमें से जो भी कम रहेगा, ठीक है, मोस्टली तो ये 29 है, तो ये अभी आप कह सकते हो कि यहाँ पे ओवर वैल्यूड है, क्योंकि 25 के ऊपर रहे या 30 के आसपास भी रहे तो वो ओवर वैल्यूड ही होता है। ठीक है, तो यहाँ पे अभी ये ओवर वैलिड कंपनी दिखाई दे रही है, बट इंडस्ट्री का भी एक बार आप चेक कर लीजिए कि पावर इंडस्ट्री में प्राइस टू अर्निंग रेशियो क्या है। अगर उस इंडस्ट्री से ये जो प्राइस टू अर्निंग रेशियो है वो कम है तो डेफिनेटली ये अंडर वैल्यूड ही कहलाएगी। ठीक है, और इसके पीयर टू पीयर कंपनी से भी कंपेयर कीजिए, अगर ये उससे कम है तो ये उनके कंपेरिजन में अंडर वैल्यूड ही कहलाएगी, तो आप इसमें इन्वेस्टमेंट कर सकते हैं। तो ये सारी चीज़ें बहुत ही बेसिक चीज़ें हैं जो कि आपको अभी तक समझ में आ गई होगी। कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट्स हैं जो मैं आपके साथ डिस्कस करना चाहता हूँ, तो चलिए अपने स्लाइड्स पे चलते हैं फिर से। तो यहाँ पे अगर मैं आगे बढ़ूँ तो प्राइस टू अर्निंग रेशियो को लेकर कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट्स है जो आपको हमेशा ध्यान में रखना चाहिए। तो जब भी आप प्राइस टू अर्निंग रेशियो देख रहे हैं, तो जैसे कि मैंने ऑलरेडी पिछले स्लाइड में बताया है कि अर्निंग जो होता है डिनोमिनेटर में होता है, एंड उसी के बेसिस पे आपको डिसाइड करना होता है कि भैया अर्निंग अगर मेरा डिनोमिनेटर में है तो अर्निंग के साथ अगर कोई छेड़छाड़ करता है तो मेरा प्राइस टू अर्निंग रेशियो भी अफेक्ट होगा। ठीक है, तो इसी के साथ साथ हम सारे पॉइंट्स आगे डिस्कस करने वाले हैं।
तो प्राइस टू अर्निंग रेशियो आपको बताता है कि कंपनी का जो स्टॉक है वो कितना एक्सपेंसिव है या सस्ता है, वो आपको समझ में आता है। और जब भी अगर हाई वैल्यूएशन पे कंपनी ट्रेड कर रही है तो आपको बाइंग नहीं करना चाहिए। जैसे कि डाउ थ्योरी में भी मैंने आपको बताया है, डाउ थ्योरी के प्लेलिस्ट में जाके आप देखिए। जब भी अगर ये हाई बुलन में होता है और ऑलमोस्ट टॉप पे होता है प्राइस, बहुत ही ऑल टाइम हाई पे चल रहा होता है, तो आपको बाय नहीं करने की सलाह मैं देता हूँ। और डाउ थ्योरी में भी वही बताया जाता है कि ये ऑल टाइम हाई पे भी बहुत ही बड़ा हाई बनाया हुआ है, तो वहाँ पे आपको बाइंग नहीं करना होता है। तो जैसा कि मैंने आपको ऑलरेडी बताया कि जब भी अगर किसी कंपनी का आप पी रेशियो देख रहे हैं वो 25 या 30 से ज़्यादा हो या उसके बीच में भी हो, तो उस कंपनी का स्टॉक मत खरीदो, इरिस्पेक्टिव ऑफ कंपनी या सेक्टर का। किसी भी कंपनी का मतलब जैसे टाटा मोटर्स का था, तो टाटा मोटर्स और अडानी पावर का कंपैरिजन करके खरीदना है, तो उसमें आप देख सकते हैं कि किसका पी रेशियो कम है एंड अर्निंग वगैरह किसका ज़्यादा है, वो सारी चीज़ें देख के आप कर सकते हो। डिपेंडिंग कि सेक्टर का जो पी रेशियो होता है वो क्या है, सेक्टर के पी रेशियो के हिसाब से जो दोनों कंपनी है, दोनों पीयर कंपनी है जिसमें आप इंटरेस्टेड हो, तो उसका भी आपको पी रेशियो देख लेना चाहिए। अगर सेक्टर के कंपैरिजन में आपको कोई दोनों कंपनी से एक कंपनी बहुत कम लग रही है, तो वो आपको बाइंग कर लेना चाहिए, उसका अर्निंग भी देख लेना चाहिए और उनके अकाउंटिंग के बारे में भी आपको ध्यान में रखना चाहिए, क्योंकि अर्निंग के साथ छेड़छाड़ करने पे आपका पी रेशियो भी अफेक्ट होता है। ठीक है, चलिए नेक्स्ट पॉइंट पे बढ़ते हैं। इसके साथ ही डिनोमिनेटर, जैसे कि मैं बार बार रिपीट कर रहा हूँ, वही पॉइंट यहाँ पे आ गया है। तो डिनोमिनेटर इन पी रेशियो इज अर्निंग, और अर्निंग के साथ मैनिपुलेशन अगर होता है तो डेफिनेटली आपका पी रेशियो अफेक्ट होता है। तो हमेशा मेक श्योर कर लीजिए कि कंपनी इज नॉट चेंजिंग दी अकाउंटिंग पॉलिसी। अकाउंटिंग पॉलिसी जैसी है इसकी कंटिन्यूसली वो ऐसे ही फॉलो कर रहे हैं। अगर इसमें कुछ भी चेंजेस हो रहा है तो वो आपको पता चलना चाहिए। जब भी आप एनालाइज करते हो अकाउंटिंग स्टेटमेंट जो भी है, फाइनेंशियल स्टेटमेंट जो भी है, वो आप एनालाइज कर रहे हो और उसमें देख रहे हो कि डिप्रिशिएशन बहुत ही तेज़ी से ये लोग कम कर रहे हैं, लाइबिलिटीज़ बढ़ा रहे हैं, एसेट कम दिखा रहे हैं, या फिर एसेट बढ़ा रहे हैं और लाइबिलिटीज़ कम दिखा रहे हैं, तो इस तरह से जो भी अर्निंग्स है उसके साथ छेड़छाड़ कर रहे हैं, अर्निंग कम दिखा रहे हैं, ज़्यादा दिखा रहे हैं, उसके बेसिस पे आपका प्राइस टू अर्निंग रेशियो भी अफेक्ट होता है। तो ये सारी चीज़ें आप गौर कीजिए, एंड दिस इज द वन वे द कंपनी ट्राइज टू मैनिपुलेट दी अर्निंग्स। ठीक है, अर्निंग को अफेक्ट कर दिया तो डेफिनेटली प्राइस टू अर्निंग रेशियो भी अफेक्ट हो जाएगी, और उसी के बेसिस पे आपको दिखाई देता है कि भैया प्राइस टू अर्निंग रेशियो के बेसिस पे वो पर्टिकुलर कंपनी ओवर वैल्यूड है या अंडर वैल्यूड है, वो सारी चीज़ें आपको समझ में आ जाती है। इसी के साथ नेक्स्ट पॉइंट पे बढ़ते हैं। यहाँ पे आप देखिए कि आप जब भी ध्यान में, तो जैसे भी डेप्रिसिएशन की मैंने बात की, डेप्रिसिएशन के साथ साथ बहुत सारी लाइबिलिटीज होती है, इन्वेस्टमेंट रिलेटेड एक्टिविटीज होती हैं, तो वो सारी चीज़ों में थोड़ा है फेर बदल करके कंपनी कुछ इस तरह से दिखा सकती है कि भाई हमको लॉस हुआ है, हमारा जो अर्निंग है उतना कम हो गया है। ठीक है, और अर्निंग पर शेयर भी आपका कम हो जाएगा, एंड अर्निंग पर शेयर आपका कम हो गया, ठीक है, तो आपका प्राइस टू अर्निंग रेशियो बढ़ जाएगा। ठीक है, तो उसमें वो कंपनी ओवर वैल्यूड दिखाई देती है। लेकिन अगर कंपनी को मुझे अंडर वैल्यूड दिखाना है तो क्या करना है कि लॉसेस वगैरह कम दिखा के, ठीक है, लॉसेस वगैरह कम दिखा के मुझे अर्निंग में थोड़ा बढ़ाना है। अर्निंग बढ़ा दिया, अर्निंग बढ़ाने की वजह से अर्निंग पर शेयर बढ़ गया, अर्निंग पर शेयर बढ़ने की वजह से पी रेशियो मेरा कम हो गया, कंपनी अंडर वैल्यूड हो गई, तो जो इन्वेस्टर्स होंगे वो ज़्यादा अट्रैक्ट होंगे कि भैया इसका अर्निंग भी अच्छा है तो प्राइस टू अर्निंग रेशियो भी अंडर वैल्यूड है। ये इस तरह के फेरबदल करते रहते हैं, मैनिपुलेशन करते रहते हैं, तो ये सारी चीज़ें भी आपको ध्यान में देनी चाहिए। एंड इसके साथ ही बात करें तो कंपनी की अर्निंग्स अगर कंटिन्यूसली बढ़ रही है बट इसके कैश फ्लोज और सेल्स में कोई ग्रोथ नहीं दिखाई दे रहा है, तो ये सबसे बड़ी इंडिकेशन होती है आपके लिए कि भैया इसका कैश फ्लो तो कुछ नहीं बढ़ रहा है, कैश इनफ्लो या कैश आउटफ्लो ये सारी एक्टिविटीज़ भी बढ़नी चाहिए, वो सारे तो नहीं हो रहे हैं। अगर ये सारी चीज़ें नहीं होती है तो वहाँ पे आपको समझ में आ जाना चाहिए समथिंग इज फिशी, समथिंग इज नॉट राइट। ठीक है, कंपनी में कुछ तो गड़बड़ है भैया, अर्निंग जो दिखाई दे रही है वैसी है नहीं। ठीक है, तो वहाँ पे आपको सतर्क हो जाना है कि अब इसमें करे तो क्या करे। तो सबसे पहले यही करना है कि उस कंपनी में इन्वेस्टमेंट जो है, इन्वेस्टमेंट आपको नहीं करना है। तो सबसे पहले जो एक्टिविटी होती है आपको ये करनी होती है, डिसीजन ये लेना होता है। आई होप प्राइस टू अर्निंग रेशियो से रिलेटेड हर एक पॉइंट आपको समझ में आ गया होगा। फंडामेंटल एनालिसिस में किस तरह से एनालाइज करना होता है, किस तरह से
प्राइस टू अर्निंग रेशियो के बेसिस पे कंपनी सेलेक्ट करनी होती है, वो सारी चीज़ें आपको क्लियर हो गई होंगी। तो इसके साथ ही आपको किसी भी तरह का डाउट हो तो आप हमारे सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म पे भी डायरेक्टली कनेक्ट हो सकते हैं, या फिर किसी यूट्यूब वीडियोस के कमेंट बॉक्स में अपना कमेंट डाल सकते हैं। जो भी आपको डाउट होंगे या फिर जो चीज़ें आपको समझ में नहीं आई होगी उसके रिलेटेड आप यहाँ पे कमेंट कर सकते हैं, मैं डेफिनेटली आपको रिवर्ट करूँगा। इसी के साथ साथ फाइनेंशियल एजुकेशन बाय मुकेश के साथ बने रहने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में नए अच्छे कंटेंट के साथ, आपके नॉलेजेबल कंटेंट के साथ। जय श्री राम, हर हर महादेव।